नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक मार्केट ऑन द गो। आज मैं फिर से एक बार आपसे मिल रहा हूँ। करंट मार्केट अपडेट के बारे में बात करेंगे, कुछ फंडामेंटल चीज़ें सीखेंगे और जो भी हम लोग स्टॉक सिलेक्शन करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें उसमें चेंजेस आते हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करें, या फिर वो जो कॉर्पोरेट एक्शंस होती है उसमें क्या होता है उसको कैसे समझे, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहली बात है वो सबसे पहले कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो मार्केट में उथल पुथल सी मची है। अगर आपने देखा होगा परसों शायद से एक बड़ी सी कैंडल बनी। अब टेक्निकल एनालिसिस तो मैं करता नहीं हूँ, पर मैंने जैसे बताया आपको कि पहले मैं करता था, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में बात रहती है कि क्या हुआ मार्केट में, टेक्निकल नहीं क्या बना। तो जस्ट एक फॉर मनोरंजन पर्पस मैंने देखा, तो देखेंगे कि हम लोग मार्केट में उस दिन, परसों की बात है शायद, आज ट्यूसडे है, कल फ्राइडे की जो कैंडल थी लास्ट, वो फ्राइडे की जो कैंडल थी उसमें अगर आपने देखा होगा तो मार्केट में स्टीप फॉल आया। मार्केट धड़ाधड़ गिरने लग गया और कम से कम मेरे ख्याल से 11 बजे तक मार्केट कम से कम 400 पॉइंट तक नीचे चला गया था, 350 से 400 पॉइंट, और ओपन ही डाउन हुआ था। करीब करीब 23,000 के पास पहुंच गया था, 23,000 आई गेस, 23 नहीं 24,000 के पास पहुंच गया था। 24,000 को के आसपास पहुंच के वहां से जो रिकवर हुआ है, कम से कम 800 पॉइंट की रिकवरी दिया है लो से। और निफ्टी जो है वो 24,700 के और 800 के आसपास बंद हुआ है। तो ये एक बहुत ह्यूज मोमेंटम था जो पूरा उल्टा पुल्टा कर दिया, जिसने मार्केट को पूरा पलटा दिया। तो अब जब भी ऐसा कुछ बनता है तो वो सजेस्ट करता है कि यहाँ कुछ तो बहुत बड़ा एक्टिविटी हो रहा है, किसी तो भी ट्रेडर्स की तरफ से या एफआईआई डीआई की तरफ से या फिर रिटेलर्स की तरफ से। अब किसकी तरफ से हो रहा है वो बताना मुश्किल है। तो ये तो निफ्टी की बात थी। अभी ऑब्वियसली इससे आपको कोई फायदा हो सकता है क्या? इससे आपको कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि ना आपको इसमें कोई ट्रेड लेके कोई फायदा है, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन में क्या होगा अगले 15 दिन में किसी को नहीं पता। बस ये जो एक हलचल मची, इससे कहीं तो भी मुझे एक ही क्लैरिटी मिली कि मार्केट में अभी डेप्थ बहुत ज़्यादा है और मार्केट में बायर्स अभी बहुत इंटैक्ट है और बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स है जो कितनी भी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब इसके बाद शायद फिर से वो लोग कट भी जाए, धीरे धीरे सेलिंग आके वो लोग कट भी जाए, लेकिन उससे मुझे कुछ मैंने प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि मैंने उस चीज़ पे ट्रेड नहीं लिया है। लोग क्या बोलते हैं ना टेक्निकल वाले कि नहीं नहीं, अब ये जो कैंडल बनी है ना ये बिल्कुल परफेक्ट एक क्या बोलते हैं उसको, इसका नाम कुछ तो रखा था, मेरे को भी याद नहीं आ रहा अभी। ग्रेव 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 यार्ड स्टोन, ऐसा कुछ तो, ग्रेव स्टोन यार्ड डोजी वगैरह कुछ बोलते थे उसको। तो यहाँ जहाँ पे अभी ऐसी कैंडल बनती है बस उसके ऊपर आप ट्रेड ले लो और उसके बॉटम को आप, आपका ये, अब कहाँ बॉटम लगाओगे भाई? 800 पॉइंट की कैंडल है। 800 पॉइंट की कैंडल में तुम कहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे? फ्यूचर ऑप्शन में अगर 800 पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस लगता है तो आप मर जाओगे उसका ये करते हुए। तो अब इसका, इस कैंडल का तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अब धीरे धीरे ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं बहुत बुलिश सोच रहा हूँ इस कैंडल को देख के अपने आप को, धीरे धीरे वो मोमेंटम पूरा नीचे आके मार्केट पूरा नीचे के लेवल को टच करने लगेगा, फिर अपने आप से मुझ में एक डिप्रेशन आ जाएगा कि यार ये कैंडल ही फेक थी। तो अब समझने वाली बात क्या है ना, उस कैंडल को देख के ट्रेड लेना इम्पॉसिबल है। उस कैंडल को देख के सिर्फ इतना समझ सका जा सकता है कि नहीं, मार्केट में डेप्थ है, मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट अभी भी जिंदा है। अब वो बाइंग इंटरेस्ट है तो वो अभी कभी डिस्प्ले होगा वो मैं नहीं बता सकता। 2-4 महीने भी लग सकते हैं नए हाई बनने को, या 6-7 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ एक अंदाजा तो आ गया ना कि भैया मेरे को जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल पोर्टफोलियो बनाना है उसके लिए मार्केट कंडीशंस आर फाइन। सो दिस कैंडल ओनली टेल्स यू मी अबाउट द कंडीशंस ऑफ द मार्केट। मैं उस पे से कोई ट्रेड नहीं ले सकता। मैं उस पे से कोई ट्रेड लूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि वो ट्रेड ना दोनों तरफ जा सकता है, वो ऊपर भी जा सकता है वो नीचे भी जा सकता है। यही प्रॉब्लम है टेक्निकल एनालिसिस का। प्रॉब्लम ही यह है कि टेक्निकल एनालिसिस कैन गिव यू द इन्फॉर्मेशन, बट उसके भरोसे तुम कोई ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि ट्रेड लेना एक अलग बात है, टेक्निकल एनालिसिस से आने वाली इन्फॉर्मेशन एक अलग चीज़ है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर कैंडल का सिर्फ हम लोग उतना ही फायदा उठाएंगे कि भैया नहीं, मार्केट में मोमेंटम है, मार्केट में बाइंग हो रही है और मार्केट में यानी लोअर साइड में कोई रिस्क तो दिख नहीं रही है, हायर साइड में भी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मैंने लास्ट दोनों भी वीडियो थी, 2-3 वीडियो से मैं बोल रहा हूँ, लास्ट जितने भी लाइव किया मैंने उस सब में ये बोला है कि मार्केट में जो भी है ना, कि देखो मार्केट फ्लैट ऊपर नीचे रहने वाला है। मैं 1.5 साल तक कुछ उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि कोई रैली वैली स्टार्ट होने वाली है। मार्केट में ऊपर नीचे दोनों तरफ के मोमेंटम्स आते रहेंगे। जहाँ पे तुमको सेलर्स हावी दिखेंगे वहाँ पे नीचे का मोमेंटम आएगा, फिर बायर्स हावी दिखेंगे तो नीचे ऊपर का मोमेंटम आएगा। तो ये वाला कैंडल सिर्फ इतना बताता है कि भैया देयर इज सम बायर्स इंटरेस्ट ऑल्सो। जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, अराउंड 23,000 से 26,000 की रेंज, 3,000 पॉइंट के रेंज में मार्केट झूलते रहेगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। उसके आगे पीछे भी कुछ हो सकता है, अभी मुझे भी नहीं पता, आई कैनॉट से। मैं तो जैसे बोला, मैंने 100% इन्वेस्टेड रहता हूँ। कुछ पैसे अभी धीरे धीरे फिर से मेरे कैश फ्लो में जमा हो रहे हैं। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, जब भी कभी मेरे को अच्छा फॉल मिलेगा तो मैं फिर से कुछ डिप्लॉय करूँगा। अभी फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं SIP को स्टॉप करके उसको रख रहा हूँ, साइड में जमा करते जा रहा हूँ, FD में जमा कर रहा हूँ। और जैसे ही मुझे 2-4 महीने में जब भी अच्छा मौका मिले, जब मेरे शेयर्स जो है पर्टिकुलर नीचे के रेंज में मुझे मिले,
मैं उसमें फट से कूद जाऊँगा। तो यही मेरा प्लान है। अब हम लोग ने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि देयर इज़ एक जो चीज़ है ना QIP, और अभी किसी का एक राइट इशू भी आया है। किसका आया है मुझे नहीं, मैं बताऊँगा नहीं, ठीक है? मैं जनरल बता रहा हूँ कि राइट इशू क्या रहता है, QIPs क्या रहते हैं और बोनस इश्यूज़ क्या रहते हैं, स्प्लिट क्या रहता है। तो ये चारों जो आइटम है ना, ये आपको दिखने में लगेगा कि कुछ फ्रेश इक्विटी इशू की जा रही है। तो जैसे स्प्लिट है ना, स्प्लिट हैज़ नो वैल्यू। स्प्लिट से ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ना कंपनी को कुछ फ़र्क पड़ता है, ना शेयर होल्डर को कुछ फ़र्क पड़ता है। अगर कोई शेयर 10,000 रुपये का हो गया है, उसको स्प्लिट कर देंगे 1:10 में, उसको 1,000 रुपये का बना देंगे प्राइस वाइज। अगर उसकी बुक वैल्यू 10 की थी तो उसकी एक बुक वैल्यू को 1 रुपया कर देंगे, और उधर अगर शेयर मार्केट प्राइस अगर 10,000 था तो उसको 1,000 कर देंगे। तो इसका कोई फायदा नहीं है किसी को भी नहीं, ना कंपनी को नो ना शेयर होल्डर को। इसका सिर्फ इतना ही फायदा है कि ट्रेडिंग में आसानी जाएगी। 10,000 अगर सपोज मुझे 26,000 के शेयर खरीदने हैं तो 26,000 के मैं 2 ही शेयर खरीद पाऊंगा, मेरे 6,000 के शेयर आएंगे नहीं 10,000 के अगर लेना है तो। लेकिन अगर 1,000 की वैल्यू, अगर वैल्यू उसकी 1,000 कर दी है, स्प्लिट कर दिया है, तो मैं 26,000 के 26 शेयर ले लूंगा, सो दैट आई कैन डिप्लॉय द मनी इजीली एंड गेट द मनी बैक इजीली। तो ट्रेडिंग में थोड़ा सी सहूलियत हो जाती है। दैट इज द ओनली पर्पज ऑफ स्प्लिट। और बहुत से लोग इसलिए भी स्प्लिट करते हैं कि उनको रिटेल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना रहता है, इसलिए वो स्प्लिट करते रहते हैं। दूसरी बात, जो बोनस इशू है, बोनस इशू इज समथिंग इंटरेस्टिंग। जैसे अभी विप्रो ने शायद बोनस दिया था कुछ दिनों पहले। अब बोनस इशू में क्या हो रहा है ना, कि वो जो 10 रुपए की जो फ्रेश इक्विटी है ना, वो एडअप हो रही है। तो वो 10 रुपए की जो फ्रेश इक्विटी है, जैसे जो कंपनी के पास अगर सपोज 10,000 करोड़ के शेयर्स बचे थे, 10,000 करोड़ बैंक में पड़े थे। अब 10,000 करोड़ बैंक में पड़े थे, अब 10,000 करोड़ उनको लेना था अपने कंपनी के यूज़ में, कंपनी के बैलेंस शीट पे उठाने थे उसको, या फिर उसको अपने रेगुलर यूज़ में लाना था। तो कंपनी ने क्या किया ना, उस 10,000 करोड़ के सीधे शेयर्स बना दिए 10-10 रुपए के, और वो 1:1 में बोनस बांट दिए। आपकी वैल्यू पोर्टफोलियो वाइज शेयर होल्डर को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन कंपनी को वो 10,000 करोड़ अपने अंदर ले लिए, कंपनी के बुक्स पे ले लिया, और अभी वो कंपनी उसका यूज़ कर सकती है, उसको कुछ भी कर सकती है, उसका एक्सपेंशन के लिए यूज़ कर सकती है, हर चीज़ के लिए उसका फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए बोनस इशू कभी भी थोड़ा बेटर रहता है कंपनी के लिए, एटलीस्ट। शेयर होल्डर के लिए डायरेक्टली फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर कंपनी के लिए कोई चीज़ अच्छी है तो शेयर होल्डर के लिए भी अच्छी रहेंगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं राइट इशू के बारे में। तो राइट इशू का मतलब क्या है कि कंपनी को जो है ना, वो शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन कंपनी को पैसे चाहिए। और देखो, अगर उसने पूरा का पूरा अगर IPO निकाला या फॉलो ऑन पब्लिक इशू निकाला, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको कंप्लीटली नए शेयर होल्डर्स घुसाने पड़ेंगे। यानी जैसे सपोज एक कंपनी है जिसमें 100% स्टेक सब हम मिला के 100% है, उसमें कंपनी के पास 75% है जो प्रमोटर्स है, बाकी पब्लिक के पास 10% है, इंस्टीट्यूशंस के पास 5-5% है, ऐसा सब मिला के एक सेटअप बना हुआ है। अब अगर वो फिर से एक बार IPO या FPO निकालती है तो क्या हो जाएगा, फिर से उसको 20% जो है वो 20% जो इक्विटी है वो किसी नए लोगों को देना पड़ेगा। वो रिटेल को भी हो सकती है, या कोई एक दूसरा जो खतरनाक कोई उनके कंपनी का राइवल होगा वो भी उसमें बिड करके ये कर सकता है। तो अगर उनको अपने राइवल से बचना है, और अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे पैसा भी चाहिए लेकिन मैं डायल्यूट नहीं करना चाहता स्टेक, मुझे मेरा स्टेक डायल्यूट नहीं करना है, तो वो क्या करेंगे, राइट इशू निकालेंगे। राइट इशू का मतलब क्या है कि जो करंटली कंपनी के शेयर होल्डर्स है, उनको ये अधिकार है कि वो और कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं एट अ लोअर प्राइस। जैसे कि अगर 25 रुपये शेयर का प्राइस चल रहा है, तो वो क्या करेंगे, 20 रुपये में राइट इशू निकालेंगे। तो 20 रुपये का राइट इशू निकलेगा तो हर कोई इंटरेस्टेड रहेगा। तो 20 रुपये का राइट इशू निकाल के उसकी एक डेट निकलेंगे, उसके दौरान उनको आपको जो भी है वो शेयर लेने हैं, अपना ये दिखाना है कि हमको राइट इशू चाहिए या नहीं चाहिए। अब इसमें भी क्या होता है, अगर 100 शेयर होल्डर्स है ना, तो उसमें से बहुत से शेयर होल्डर्स को ना कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, बहुत से लोगों को पता ही नहीं रहता कि प्रोसीजर क्या है, बहुत से लोगों को वो टाइम ही नहीं मिलता या एक्स्ट्रा मनी नहीं रहता, तो वो लोग जाते नहीं। तो फिर ऐसे केस में प्रमोटर्स ज़्यादा बिड करके प्रमोटर्स अपना स्टेक थोड़ा बढ़ा देते हैं एट अ लोअर प्राइस बैंड। यानी मार्केट में उसका रेट चल रहा है 25, अगर वो 18 में राइट इशू लाते हैं तो प्रमोटर्स को 18 में शेयर्स इशू हो जाते हैं। लेकिन अधिकार सबको था, अब वो तुमने लिया नहीं और शेयर प्रमोटर ने ज़्यादा लिया, तो ऑब्वियसली प्रमोटर का स्टेक धीरे धीरे बढ़ जाएगा। नंबर 1, ये राइट इशू के बारे में था। तो राइट इशू कंपनी के लिए फायदे का है, क्योंकि कंपनी को पैसा मिल रहा है, फ्री का पैसा मिल रहा है बिना इंटरेस्ट का, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा, और उसके कोई वापस मांगने की डिमांड भी नहीं है। और दूसरा, शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा है, क्या, तो शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छा है। अगर शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं राइट इशू में तो उसका भी फायदा है, उसको बैठे बैठे पैसे सस्ते में शेयर्स मिल जाते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा डाइल्यूशन होने की वजह से EPS कम होगा, लेकिन स्टिल कंपनी के पास ऐसा पैसा आ जाएगा जिसके लिए कोई भी इंटरेस्ट उसको चुकाने की जरूरत नहीं। तो ये कंपनी के लिए एक फ्री का लोन है। नंबर 4, अभी जो आखिरी वाला है, जो QIP हम लोग बोलते हैं ना, कि QIP किया इसने इतने का। जैसे लास्ट टाइम अपार इंडस्ट्री ने शायद मेरे ख्याल से किया था, तब भी मैंने बोला था कि ये QIP बहुत फायदे का है, क्योंकि तब मुझे याद है कि अपार इंडस्ट्री वॉज एट अराउंड 5500, यानी 5,500 पे अपार इंडस्ट्री पे था। मेरे पास था, अभी नहीं है, मैंने बेच दिए सारे। तो अपार इंडस्ट्री 5,500 पे था। उसके बाद उसका QIP हुआ था,
और QIP जो हुआ था वो अराउंड 5400 के आसपास ही हुआ था। तो देखो जो मार्केट में जो रेट बढ़ा था ना वो सडनली 5500 का रेट आ गया था। तो तब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये 5500 का रेट सही में सही है क्या? ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कंपनी इसका बहुत ज़्यादा पी एक्सपेंशन हो गया है और ये हाइप हो गया है, पब्लिक बहुत ज़्यादा घुस रही है इसलिए रेट बढ़ रहा है। अब ऐसे मन में एक डाउट आता है कि नहीं यार ये कंपनी ना कभी भी नीचे आ जाएगा ये रेट। कंपनी भले ही अच्छी है सब है, लेकिन ये जो रेट है ना ये आर्टिफिशियल रेट है, ये लगता नहीं ये टिकेगा। लेकिन तभी क्या हो गया, QIP डिक्लेयर किया कंपनी ने और QIP का प्राइस लगा दिया 5400। और जब मैंने ये देखा कि कंपनी 5400 में QIP कर रही है और 5400 में क्वालिटेटिव इंस्टीट्यूशनल्स को वो बांट रही है, तो ऐसे कोई इंस्टीट्यूशंस रहते हैं FII के जो कंपनी के पास जाते हैं कि बोलते हैं भैया हमको स्टेक दो, लेकिन हम लोग मार्केट से नहीं उठाएंगे क्योंकि मार्केट से उठाएंगे तो रेट बहुत ऊपर जाएगा, तो आप हमको डायरेक्टली दो। तो ऐसे समय फ्रेश इक्विटी इशू की जाती है और उनको 5400 में सपोज पकड़ लो 5% स्टेक दे दिया गया। तो कंपनी के पास ये जो पैसा आया ना ये क्वालिटेटिव इंस्टीट्यूशन से डायरेक्टली आ गया, डायरेक्टली उनके पास पैसा आ गया, उस पर भी फिर से कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई वापस मांगने का सवाल नहीं। अब सिर्फ क्या हो गया 5% तुम्हारी इक्विटी डाइल्यूट हो गई। लेकिन अगर 5400 में कोई QIP हो गया तो मेरे जैसा जो इन्वेस्टर था जो 5500 में डाउट कर रहा था उस कंपनी पे, वो एकदम से सतर्क हो गया कि नहीं 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 नहीं, अगर इसको 5400 में QIP इन्वेस्टर खरीद रहे हैं इसका मतलब इसकी वैल्यू 5400 तो है ही है। अभी अपने को लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर ये 5400-5500 के आसपास रहता है तो अपने को बेचना नहीं है। उल्टा अगर 5000 तक जाता है नीचे आता है तो अपन इसमें और इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि QIP वालों ने तो 5400 में खरीदा हुआ है, तो वो इतने तो बेवकूफ़ है नहीं कि वो 5400 का खरीद के 5000 में बेचेंगे। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर उसको 5400 में ले रहा है इसका मतलब उसकी वैल्यू है 5400। तो मैं वहाँ पे फिर निश्चिंत हो गया कि नहीं नहीं अभी मैं इसमें बैठा रहूँगा। अभी कंपनी का शेयर जो है 10,500 तक जाके आया है, ये ज़्यादा से पुरानी नहीं, साल भर पुरानी बात है, तो साल भर में डबल हो गया रेट। तो जो QIP वाले इन्वेस्टर थे उनका भी बहुत फायदा हो गया। उनका कुछ लॉक इन पीरियड होगा, अभी वो लॉक इन पीरियड जब निकलेगा तब वो भी निकलेंगे। तो ऐसे ये 4 चीज़ें हैं कि बोनस शेयर, स्प्लिट, QIP और तुम्हारा राइट इशू और QIP के वजह से और बोनस इशू की वजह से इक्विटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, उसके वजह से EPS पे फ़र्क दिख सकता है आपको, लेकिन PE पे नहीं आएगा क्योंकि बोनस में PE पे नहीं आएगा क्योंकि रेट्स भी उसके आधे हो जाते हैं। तो QIP और जो राइट इशू है उसमें इक्विटी डाइल्यूशन क्लियर कट होता है और उसमें EPS भी डाउन होगा, लेकिन दोनों में भी फ़ायदा ये है कि कंपनी को फोकट का पैसा मिल जाएगा और फोकट का पैसा मिलने की वजह से उनको आगे जाके जो भी एक्सपेंशन प्लान्स है वो ईजिली वो कर पाएंगे। तो ये आज का जो मेरा वीडियो था ये इस पर्टिकुलर फंडामेंटल्स के बारे में था। मार्केट के बारे में भी मैंने स्टार्टिंग में चर्चा की। अब थोड़ा बहुत पुराने कोई सवाल वगैरह होंगे उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये मेरे यूट्यूब पे चैनल पे जो सवाल आए हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इंद्र लोहार जी बात कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग कोर्स कब शुरू कर रहे हैं। तो मैंने तो पहले बताया मेरा विश्वास ही नहीं है स्विंग ट्रेडिंग पे, तो मैं कोर्स कर ही नहीं सकता उसका, और मैं कोई यहाँ पे कोर्स करने के लिए बैठा नहीं हूँ। मुझे कोई चीज़ आपको बेचना है, मैं सिर्फ मेरे एंटरटेनमेंट के लिए आता हूँ। मेरा आपसे बात करने से ना मेरे भी कुछ पर्सनल फंडे क्लियर हो जाते हैं। जब मैं किसी को कुछ बताता हूँ ना तो वो चीज़ मेरे दिमाग में भी अच्छे से पड़ जाती है, तो मेरे भी डिसीजन मेकिंग जो है ना वो करेक्ट हो जाती है। तो इतना ही बस मेरा स्वार्थ है इस पूरे डिस्कशन से। बाकी ना मुझे कोई कोर्स आपको बेचना है ना इतना कोई मैं होशियार भी हूँ कि आपको कोई कोर्स बना के दे सकूँ। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, आपके जैसे मैंने भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, और मैं जो मेरे को पिछले 15-20 साल में जो अनुभव आए हैं, जो एक्सपीरियंस आया है, जो थोड़ी बहुत स्टडी मैंने की है उसकी थोड़ा बहुत निचोड़ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ उससे फ़ायदा हो। इसके बाद भी आपको अपना दिमाग तो यूज़ करना ही है, आपका खुद की पढ़ाई आपको खुद ही करनी है, आपके शेयर सिलेक्शन भी आपको खुद ही करना है। कोई स्विंग ट्रेडिंग कोर्स वगैरह ऐसा मैं स्विंग ट्रेडिंग वैसे भी नहीं करता, ये सब करके देखा हूँ मैं 5-6 साल पहले, लेकिन अभी तो सब बंद है। तो स्विंग ट्रेडिंग मैं करता नहीं और मैं किसी को सलाह भी नहीं देता करो करके, और कोर्स तो करने का फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता, आपके लिए भी कोई कोर्स लाने का कोई सवाल नहीं उठता। उसके बाद बहुत से लोगों ने वेरी गुड थैंक्स सर वगैरह वगैरह बोला है, तो ठीक है दैट इज़ ओके। एक जाकिर हुसैन ने फिर से सवाल पूछा है कि सर ग्रोथ स्क्रीनर के जरिए कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो स्क्रीनर ऐप पे जाके हम लोग ग्रोथ कैसे देख सकते हैं। तो देखो ग्रोथ में ना आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, अभी मैं यहाँ पे स्क्रीनर भी नहीं लगाऊंगा, आप स्क्रीनर ऐप पे जाओ, नीचे में क्वार्टरली और एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में ना आप ज़्यादा सोचो मत, क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप पिछले 8 क्वार्टर के सेल्स निकालो, पहले क्वार्टर से लेके दूसरे क्वार्टर से लेके तीसरे क्वार्टर के लेके हर बार सेल्स में क्या हो रहा है देखो, सेल्स में कितनी ग्रोथ आ रही है, 10-15% आ रही है, ग्रोथ आ भी रही है कि नहीं आ रही है ये देखो। और नीचे में जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें सेल्स नेट प्रॉफिट में जो ग्रोथ है पिछले 8 क्वार्टर की वो चेक करो। ये 8 क्वार्टर या 5 क्वार्टर या 4 क्वार्टर की अगर आप ग्रोथ या नेट प्रॉफिट देख लोगे तो उससे ना आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि कंपनी किस ग्रोथ पाथ पे चल रही है, कि कंपनी कोई ग्रोथ पाथ पे चल भी रही है या नहीं चल रही है। बाकी ऐसा इसमें कोई बहुत ज़्यादा होशियारी वाला काम नहीं है। वो जो बाकी जो उधर ग्रोथ दिए हुए है, रेडीमेड जो ग्रोथ दिए है, EPS ग्रोथ इतना था पिछले 10 साल का 3 साल का, वो ठीक है लेकिन वो ना बहुत रिलायबल नहीं है। बेटर रहेगा अपने आंखों से देखो,
क्वार्टरली रिजल्ट्स वाला कॉलम निकालो, उसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप में थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा आगे पीछे, तो पिछले 8 से 10 क्वार्टर का उन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए हुए हैं। उसमें ऊपर टॉप लाइन सेल्स देखो कितना है, और सेल्स को चेक करते रहो कि कैसा, जैसे सेल्स ग्रोथ अगर ऐसी दिख रही है कि 800 करोड़, फिर 900 करोड़, फिर 1100 करोड़, फिर 1800 करोड़, फिर अगर आपको ऐसे कंटिन्यूस उसमें ग्रोथ दिख रही है तो दैट सजेस्ट कि धंधा जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। या फिर कभी कोई बीच में सडन ग्रोथ दिख रही है तो उससे भी पता चलता है कि दैट देयर इज सम टर्निंग पॉइंट इन द कंपनी, कि भैया यहाँ कुछ तो गड़बड़ जल्दी हो गई है और सडनली हम लोग अलग पाथ पे जा रहे हैं। तो ये सेल्स की ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस दो, और उसके बाद फिर देखो प्रॉफिट ग्रोथ में वो कन्वर्ट कर पा रहा है कि नहीं। अगर कर पा रहा है तो भी ठीक है, नहीं भी कर पा रहा है तो शायद आगे जाके कर सकता है कि नहीं, उस पर ध्यान दो। तो ये तो मैंने आपका सवाल का जवाब दे दिया, आप जाके उसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स के कॉलम में देखो। अब अरुण भौमिक जी बोल रहे हैं कि इनके पास ऑलरेडी कंज्यूमर स्टॉक्स है, टेक स्टॉक्स है, सब मिला के 10 लाख के है। यू ऑलरेडी डिस्कस दी स्टॉक्स इन योर अर्लियर वीडियोस। नहीं, मैंने कोई स्टॉक के बारे में बात नहीं करता हूँ, जो शायद गलती से मैंने किया होगा वो भी मैंने डिलीट कर दिया। ऑन माई ओन एनालिसिस आई बॉट दो स्टॉक। सर इफ आई होल्ड दिस स्टॉक फॉर 10 ईयर विल इट मेक 70 to 80 lakhs? व्हाट विल यूर योर दिस 70 to 80 lakhs, यानी 70 लाख भी अगर हम लोग बोलते हैं 10 लाख के 10 साल में, तो यू वांट 7 टाइम्स रिटर्न्स। अब 7 टाइम्स रिटर्न्स यानी आपको CAGR कितना लगेगा? क्या इतनी ये कंपनियां बढ़ सकती हैं? क्या ये कंपनियां जो है इनके सेल्स 7 गुना, या 7 गुना तो छोड़ो, सेल्स 5 गुना तो भी हो सकते हैं क्या? तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के सेल्स 5 गुना होना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि जो कंपनियों के नाम आपने लिखे हैं वो ऑलरेडी थोड़े से लार्जर मिड कैप्स है, वहाँ से वो 5 गुना होना 10 साल में थोड़े मुश्किल दिख रहे हैं सेल्स। और सूला और मेट्रो ब्रांड जो ब्रांडेड आइटम्स है, इसमें भी 5 गुना सेल्स होना मुश्किल दिख रहा है। हाँ, आपको थोड़ा बेटर, उससे थोड़ा कम ये मिल जाएगा, लेकिन आपके जो ओवरऑल जो सिलेक्शन है वो बुरे नहीं है, अच्छे हैं। सूला में मेरा थोड़ा पर्सनल अभी फ़िलहाल एक थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, कि उनको ना एक्सपेंशन करने में बहुत दिक्कत जा रही है, और अभी उसमें थोड़े से बिकॉज ऑफ लिकर कंपनी, उसमें थोड़े से स्टेट वालों के भी बहुत झमेले स्टार्ट हो गए हैं। तो पॉलिटिकली उनके लिए स्टेबल एटमॉस्फेयर रहना भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है ना कि उसमें एक्सपेंशन होने के लिए ना उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनका एक्सपेंशन बहुत बड़ा है। अब डिमांड सबसे पहली बात तो डिमांड आनी चाहिए, उसके बाद एक्सपेंशन होना चाहिए, तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसका। फिर इसके बाद बस इतने ही ज़्यादा क्वेरी नहीं थे, 2-4 ही क्वेरी थे। अगर आपके भी कोई क्वेरी होंगे तो आप ऐड कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीक मैं मिलूँगा। लास्ट वीक मैं वीडियो बना नहीं पाया, इसलिए अभी इस वीक मिड वीक में ही वीडियो दे रहा हूँ आपको। आप मेरे साथ बने हैं, आपको मुझे वीडियो पसंद आ रहे हैं, इसलिए मैं आपका सबका धन्यवाद चाहता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू।